दोस्तों कैसे हैं हम सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की जो पिछले 12 घंटे में खबरें डेवलप हुई हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले हम काजी फैज़ ईसा के हवाले से बात करें तो काजी फैज़ ईसा ने इस सिस्टम की जान छोड़ दी। काजी फैज़ ईसा ने जितना रेस्क्यू करना था, जितना आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ानी थी, उन्होंने उड़ा ली। उन्होंने तकरीबन 1 साल 1 माह और 8 दिन इस ओहदे पे वो वर्जमान रहे और बिल आखिर सिस्टम उसको बचाने में नाकाम रहा। आज काजी फैज़ ईसा ने इस सिस्टम की जान छोड़ दी और काजी साहब से आज सख्त सवालात भी किए गए। उन हवाले से भी मैं आपके सामने बात रखूँगा। और जी कबूतरों वाली सरकार भी उड़ गए आज पाकिस्तान से, उस हवाले से भी बात होगी। और बुशरा बीबी के हवाले से जो मुख्तलिफ खबरें फैलाई जा रही हैं डील की, वो भी मैं आपके सामने तफसील से रखूँगा। और जी एक फैसल चौधरी साहब को ओहदे से हटा दिया है, ये भी मैं आपके सामने तफसील रखूँगा। और जी एक कैदी वैन के ऊपर हमला हुआ है, ये भी इस वीडियो का हिस्सा होगा। सबसे पहले हम काजी फैज़ ईसा के हवाले से अगर बात करें तो काजी साहब जो आज उन्होंने फुल कोर्ट रेफरेंस जो था उनको आज उन्होंने अपनी बात की और उसमें वो मुख्तलिफ जो बता रहे थे कि मैंने ये काम सारा अंजाम दिया, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। उसका ख़ानदान और उसकी अहलिया भी उस कोर्ट में शामिल थी। और जाते हुए लास्ट में ये भी कहा कि जो है ना कुछ आज़ादी में कुछ घंटे रह गए, मैं जब चला जाऊंगा तो आप लोग आज़ाद हो जाओगे। तो बेसिकली ये बात हकीकत है कि वो आज़ादी जो है ना पाकिस्तान आज़ाद हो जाएगा। आपने जो कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई चीफ जस्टिस आया हो। तो फुल कोर्ट रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट कमरा अदालत नंबर 1 में 10:30 बजे शुरू हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी समेत सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस, चीफ जस्टिस को अहलिया सराना ईसा और ख़ानदान के दीगर अफराद भी शामिल थे। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह रुखसत पर होने की वजह से फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं हुए, जबकि जस्टिस मलिक शहदाद, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक ने भी रेफरेंस में शिरकत नहीं की। जानबूझ के इन जस्टिस ने शिरकत नहीं की क्योंकि उनको पता था कि ये जो चीफ जस्टिस अब जा रहे हैं ये इस काबिल ही नहीं है कि इसके जो है ना इसको अलविदाई तकरीब में शिरकत की जाए। इब्तदाई तौर पे ये रिपोर्ट्स आई थी कि वो उम्रे की अदायगी के लिए रुखसत हैं और इस वजह से रेफरेंस में शिरकत नहीं करेंगे। अलबत्ता आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को वसूल होने वाले ख़त में उन्होंने वशगाफ अल्फाज में चीफ जस्टिस को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए रेफरेंस में शिरकत ना करने का ऐलान किया। ये मंसूर अली शाह साहब, हालांकि बेसिकली ये बताया जा रहा था कि वो उम्रे पे गए हुए हैं, लेकिन उन्होंने जब रजिस्ट्रार्ड को उनका ख़त वसूल हुआ तो आगे जो ख़त मैं आपको बताता हूँ आगे चल के, ख़त में उन्होंने क्या कुछ कहा, बिल्कुल खरी खरी सुनाई है काजी साहब को। रेफरेंस में अटारनी जनरल मंसूर अवान ने चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के कैरियर के अहम फैसलों का खाका पेश करते हुए उनके फैसले को खराज तहसीन पेश किया। खराज तहसीन पेश तो भाई वही लोग करेंगे जिनको ये यतीम करके जा रहा है, ये कह सकते हैं। जैसे बिलावल भुट्टो भी कह रहा था कि हम 6वीं आईनी तरमीम जो है वो जस्टिस काजी फैज़ ईसा के अलावा हम पास नहीं करा सकते थे। तो ये काजी साहब की बहुत सारी मेहरबानी है। आज उनसे सवाल भी किया गया कि आपने एक पार्टी से बल्ला छीना, आप जब वो बाहर घूम रहे थे तो उनसे सवालात किए गए, लेकिन वो सवालों के जवाब नहीं दे सके। जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक तराजू लगा हुआ होता है इंसाफ का, उसको तो काजी साहब ने आते हुए उतरवा दिया था क्योंकि काजी साहब को पता था मैंने इंसाफ तो करना नहीं है। काजी साहब ने बाकी दीवारों के ऊपर जो किताबों से लिखे हुए लफ्ज़ लिखवाए उसके ऊपर 12 करोड़ रुपया खर्चा आया। तो वो बेसिकली पाकिस्तानी लोगों के पैसे थे, हमारे आवाम के टैक्स के पैसे थे। जो 12 करोड़ रुपया लगाया गया वो काजी साहब के अपने जानने वाले कोई ठेकेदार थे, उनसे लगाया गया और बाद में बड़ी तारीफ़ें करते हुए वीडियो में देखा जा सकता है वो दिखा रहे हैं, नज़र आएंगे। और खाने का भी काजी साहब ने मना किया था कि खाना मुझे ना दो, इसके ऊपर 20 करोड़ रुपये खर्चा होता है। तो जाते हुए काजी साहब को पता था कि खाने में पता नहीं कोई शिरकत करे ना करे, तो इस तरह बेइज्जती से बचने के लिए और फिर एक ढोंग रचाने के लिए कि मैं कितना पाकिस्तान का खैर खा हूँ कि मैंने 20 करोड़ का जो है ना खाना नहीं खाया। तो इसके जो है ना खाते के लिखा गया जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़ी खरी खरी सुनाई है काजी साहब को। ज़राए के मुताबिक फुल कोर्ट के सामने रखने के दरख्वास्त हुए कहा गया कि आईनी हदूद से तजावज़ पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में भी शिरकत नहीं की थी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के एजाज़ में रेफरेंस में भी शिरकत नहीं करूँगा, ये जस्टिस मंसूर अली शाह अपने ख़त में कह रहे हैं। ख़त में लिखा गया कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के रेफरेंस में शिरकत न करने की वजूहात मज़ीद परेशान कुन है। चीफ जस्टिस का किरदार अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होता है, चीफ जस्टिस का काम अदलिया का दिफा करना होता है।
उनका कहना था कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अदलिया पर बैरूनी दबाव नज़रअंदाज किया। एक चीफ जस्टिस का किरदार लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होता है, एक चीफ जस्टिस ने अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। मजीद कहा गया कि मेरा फुल कोड रेफरेंस के रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में लिखा कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा अदालती रवादारी और वहम आहंगी के लिए लाजमी एहतराम कायम करने में नाकाम रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह का मजीद कहना था कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अदलिया में मुदाखलत रोकने की बजाय मजीद दरवाजे खोल दिए। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अदलिया के दिफा के लिए इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया। ये तो जैसे मंसूर अली शाह अपना लेटर लिख रहे हैं, तकरीबन पूरे पाकिस्तान के भी यही जज्बात हैं, सारा लोग भी जानते हैं। और जिस तरह इस शख्स को एक काले और स्याह तरीन जो है ना नामों में याद रखा जाएगा, क्योंकि इसने बदतरीन फैसले सुनाए हैं पाकिस्तान की तारीख में। सीनियर तरीन जज ने इल्ज़ाम आयद किया कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा अदलिया में मुदाखलत पर मिली भगत के मुर्तकब रहे। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अदलिया में मुदाखलत पर शुतर मुर्ग की तरह सर रेत में दबाए रखा। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि चीफ जस्टिस की नज़र में अदलिया के फैसलों की कोई कदर व इज़्ज़त नहीं। चीफ जस्टिस ने शर्मनाक अंदाज में कहा कि फैसलों पर अमल दरामद ना किया जाए। ये पाकिस्तान की तारीख में बल्कि दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि एक फुल कोर्ट एक फ़ैसला सुनाता है, उसके ऊपर चीफ जस्टिस कहता है कि नहीं, इस फैसले के ऊपर अमल दरामद ना किया जाए। ख़त में उन्होंने लिखा कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अपने साथियों जजेस में तफरीक पैदा की। जजेस में तफरीक की असरात तादेर अदलिया पर रहेंगे। उन्होंने मौके पर बनाया कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अदलिया को कमज़ोर करने वालों को गिरौंड दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के रेफरेंस में शिरकत और ऐसे दौर का जश्न मनाना पैगाम देगा कि चीफ जस्टिस अपने इदारे को नीचा कर सकते हैं। जैसे मंसूर अली शाह के खाते में मजीद कहना था कि इदारे को नीचा करने के बावजूद समझा जाएगा कि ऐसा चीफ जस्टिस अदलिया के लिए मुअज़्ज़ज़ खिदमत गार रहे हैं। मैं ऐसे चीफ जस्टिस के रेफरेंस में शिरकत नहीं कर सकता। याद रहे कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का अदालत उज़्मा के आला तरीन जज की हैसियत से आज आखिरी दिन है और उनकी रिटायरमेंट के हवाले से फुल कोर्ट रेफरेंस में सीनियर जज जैसे मंसूर अली शाह के अलावा जैसे मलिक शहजाद, जैसे अतर मिनल्ला, जैसे मुनीब अख्तर और जैसे ऐशा मलिक में भी ने भी रेफरेंस में शिरकत नहीं की, जिससे अंदाज़ा होता है कि अदलिया तकसीम का शिकार है। ये थी उनका खत था जैसे मंसूर अली शाह साहब का। और ये पूरे पाकिस्तान के जज्बात भी यही हैं, जैसे मैंने आपको कहा है कि जो है ना काजी साहब को एक स्याह तरीन नामों से याद रखा जाएगा। काजी साहब ने जो अदलिया का और जो आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं, इससे पहले पाकिस्तान में ऐसी किसी किस्म की कोई मिसाल नहीं मिलती। और सुनने में आ रहा है कि जो हमारी हुकूमत है वो 27 आइनी तरमीम लेके आने की कोशिश कर रही है। जो चीज़ें 26 आइनी तरमीम में रह गई थी वो अब 27 में पूरी करेंगे। तो उसमें मौलाना फजलुर रहमान ने आज बड़ी खरी खरी सुनाई है कि तुम्हारा ये बाप भी नहीं कर सकता। हालांकि मौलाना फजलुर रहमान का भी 26वीं आइनी तरमीम में साथ देने का पूरा हाथ है और मौलाना साहब की ही मेहरबानियों से ये सारा काम हुआ है। हालांकि मौलाना के दर के बड़े चक्कर काटे गए और मौलाना की शफकत से ही सारा कुछ हुआ है। तो ज़राए के मुताबिक चिनोट में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अच्छा वक्त गुजारा, वो गैर मुतनाद चीफ जस्टिस के तौर पर ओहदे से सबगुदाश हो रहे हैं। हम उन्हें इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं और नए चीफ जस्टिस को खुश आमदीद और मुबारकबाद पेश करते हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कौम को इंसाफ दिलवाने की इनकी मदद फरमाए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अब पार्लिमान का एक किरदार सामने आ गया तो अदलिया पर उठने वाले सवालात का रास्ता बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए वसाइल पैदा करने की ज़रूरत है। वसाइल बढ़ेंगे तो मसाइल कम होंगे, मुल्क में माशी इस्तेकाम की ज़रूरत है। और यही वजह है कि SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर हमने फ़राकीन से अपील की एहतजाज करें, आइनी तरमीम का मसला छेड़ें ताकि कौम एक यकजहती दिखा सके और कॉन्फ्रेंस के शुरका के सामने तनाज़ात की बजाय यकजहती खबर जाए और उनका एतमाद बहाल हो। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 27वीं आइनी तरमीम नहीं आ सकेगी, भरपूर मजम्मत करेंगे, ये कोई आसान काम नहीं है। उन्होंने कहा कि सूद के खात्मे का फैसला अदालत मालमा पर शरीयत कोर्ट ने सूद के खात्मे के लिए 31 दिसंबर 2027 तक का वक्त दिया है। ये यहाँ पे एक मैं बात करता चलूँ, ये अगले 3 साल तक सूद का काम किया जा सकता है। मौलाना साहब, हम तो एक अदने से आदमी हैं, हम अनपढ़ लोग हैं, तो आप तो मौलाना साहब भी हैं, आपके हज़ारों करोड़ों पाकिस्तान में भी स्टूडेंट हैं। तो सूद तो बेसिकली सख्ती से मना है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप सूद छोड़ दो या अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। सूद तो किसी तरह भी जो है ना वो नहीं है। तो आप 3 साल उसको हलाल दे के फिर अगले उसके बाद हराम होगी, तो ये तो कोई बात ना होगी।
पहले शरीयत कोर्ट का फैसला एक दरखास्त से उड़ा जाता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट 1 साल तक फैसला ना दे सकी तो शरीयत कोर्ट का फैसला खुद ब खुद मुअस्सर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत एहतजाज और मुज़ाहरे नहीं क्या करती और ना एहतजाज और मुज़ाहरों में मुदाखलत करती हैं। फिर ये कहना कि मैं वफाक पर चढ़ाई करूँगा, मैं पंजाब पर चढ़ाई करूँगा, ये तसव्वुर खुद मुल्क को तकसीम करने के दर पे है। एक सूबे को वफाक के मुकाबले पे लाना या सूबे को सूबे के मुकाबले में लाना गैर सियासी सोच का मुजाहरा है। ये लोग सियासी नहीं हैं, इसलिए ऐसी बातें कर जाते हैं। हमने तो 15 मिलियन मार्च के लेकिन एक पत्ता भी नहीं टूटा। हमारे मुजाहरों में तो ट्रैफिक भी नहीं रुकती। सरबराह JUI ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं समझता हूँ कि इलेक्शन गलत हुए और दोबारा होने चाहिए। अब देखें बात कब तक चलती है, हम तो अपने नज़रिए पर कायम हैं। जब भाई इलेक्शन गलत हुए, आप समझते हैं कि इलेक्शन इंतहाई गलत हुए, मैंडेट चोरी से इन्होंने गवर्नमेंट बनाई, तो फिर आपने साथ नहीं देना था। आप अपोजिशन सीटों में जैसे बैठे हुए थे वैसे ही बैठते, फिर आपने ऐनी तरमीम के हवाले उनका क्यों साथ दिया। शमीमी ऐनी तरमीम के हवाले से उनका कहना था कि जो मुसद्दा फाइनल हुआ उससे क्या कामयाबी मिली, खुद अंदाज़ा लगाएं। शमीमी ऐनी तरमीम के 56 शिक्कें थी, असल ड्राफ्ट कुछ और था, जो फाइनल हुआ इसमें फ़र्क है। मौलाना फजल रहमान ने कहा जलसे और जुलूसों पर तशद्दुद और सियासी कारकुनान की गिरफ्तारी के कायल नहीं है, ऐनी बहरान का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि हम असूली तौर पर किसी सियासतदान के खिलाफ मुकदमात के भी कायल नहीं हैं। और उन्होंने बोला 27वीं ऐनी तरमीम मैं देखता हूँ कि इनका बाप कैसे लेकर आता है, मैं उसके आगे खड़ा हूँगा, मैं ढाल बनूँगा। और जी बुशरा बीबी के हवाले से भी मुख्तलिफ जो है ना खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो जो टाउट हैं, जो लौंडे लपाड़े हैं, वो ये बोल रहे हैं कि ये एक डील का नतीजा है। तो ये हरगिज़ नहीं है। अगर डील होती तो बुशरा बीबी लाहौर में बैठी हुई होती, इस्लामाबाद में बैठी हुई होती, तो उसको इस वजह से पेशावर में जो है ना मुंतकिल किया गया कि वो महफूज मकामात पर रहें, कभी भी फिर भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो बुशरा बीबी ने जो अपना बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि आखिरी जो 20 दिन थे जेल के अंदर, इन्होंने मेरे ऊपर बहुत जुल्म तशद्दुद मेंटली तौर के ऊपर टार्चर किया। और कभी कभी ये भी बताया जाता था कि इमरान खान जी की तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो नहीं बचेंगे। तो फिर उस टाइम मैं किसी और के सामने तो शिकायत नहीं कर सकती थी, मैं उस टाइम सजदे में गिर के अल्लाह से दुआएं मांगती थी कि मेरे लिए वो बहुत मुश्किल वक्त था मेरी ज़िंदगी का, जब इस तरह की बातें सुनने को मिलती थी। बाकी भी बहुत सारा टार्चर किया गया, खाना भी उनको सही से नहीं दिया गया। उसके बाद जिस सेल के अंदर रही वो सेल की सफाई नहीं की गई, और मुख्तलिफ उनके ऊपर जैसे मेंटली तौर के ऊपर टार्चर किया जाता है वही करते रहे। उसके बाद वो आज पेशावर पहुंच गई, उनका बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इस्तकबाल किया गया। मिशाल यूसुफजई की तरफ से ये भी बयान सामने आया कि वो अब जो है ना उन्होंने इजलास बुलाया जिसमें अली मिन गंडापुर साहब, उमर अयूब और बाकी भी जो सियासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो भी शिरकत करेगी। तो इस हवाले से कब इजलास होगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। और एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया है वो जी इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के मुकदमात में मुलविस मुलजमान को मुबैन तौर पर छुड़ाने के लिए नामालूम मुलजमान ने कैदियों को ले जाने वाली पुलिस की 3 गाड़ियों पर हमला कर दिया, जिसे नाकाम बनाकर 3 हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि हमले के नतीजे में 4 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं। ज़राए के मुताबिक नामालूम अफराद ने शंगजानी टूल प्लाजा के करीब कैदियों को ले जाने वाली गाड़ियों पर हमला किया और फायरिंग की गई। ज़राए के मुताबिक जिन कैदी वैन पर हमला किया गया उनमें दहशतगर्दी के मुकदमात में मुलविस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTA के मुलजमान मौजूद थे, मुबैन तौर पर जिन्हें छुड़वाने के लिए नामालूम अफराद ने हमला किया, जिसे नाकाम बना दिया गया। ज़राए के मुताबिक नामालूम अफराद ने पुलिस कैदी वेन्यू पर फायरिंग की, टायर ब्लास्ट किए और शीशे भी तोड़े। इतलात मिलने पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। हमला आवरों की तादाद 25 से 30 थी, जिन्हें उन्होंने फायरिंग भी की। ज़राए के मुताबिक वैन में अटक जेल से पेशी के लिए लाए जाने वाले मुलजमान सवार थे। कैदी वैनू में 150 से ज़्यादा मुलजमान मौजूद थे, जिन्हें महफूज तरीके से जाए वकुआ से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए का कहना है कि पुलिस ने हमला आवरों की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया और इस सिलसिले में वाक़े से मुतल्लिक ऐनी शहीदीन से भी पूछ गछ शुरू कर दी। ताहाल फ़रार होने वाले हमला आवर में से कोई भी पुलिस के हाथ ना लगा। ये तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, इसके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि इनमें किन लोगों का हाथ था। और ये यकीनन बाद में ये जो मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में डाला जाएगा और ये सियासी हो सकता है, या इसमें जो भी लोग मुलव्वस हैं उनको कैफ़िल किरदार तक पहुँचाना चाहिए। इस तरह के मामलात कभी भी नहीं होने चाहिए, ना कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कोई पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कोई भी इस हक़ में नहीं है कि इस तरह के वाक़यात हों कि किसी भी जो कैदी वैन हो या किसी के ऊपर फायरिंग करके इस तरह दहशतगर्दी के
جو ہے نا معاملات یا دہشت گردی کا ماحول پاکستان کے اندر پیدا کیا جائے۔ اور جو فواد چودھری کے بھائی ہیں فیصل چودھری صاحب، ان کو بھی اپنے جو ہے نا عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ سلیمان اکرم راجہ کی طرف سے یہ ہوا ہے، انہوں کو جو ہے نا جو پاکستان تحریک انصاف کے جو واٹس ایپ گروپ ہیں ان سے بھی نکال دیا گیا ہے۔ اس کے اوپر بھی بات جو ہے نا ابھی بعد میں کلیئر ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اس چینل کا بھی خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔